Okay, so let's start. We're talking about environmental analysis और उसमें एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए अलग अलग टूल्स, अलग अलग मॉडल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बोल्टन्स मैट्रिक्स देखा हम लोगों ने पहले। बोल्टन्स मैट्रिक्स के बाद वी डिस्कस्ड अबाउट क्वेस्ट, दैट इज क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक, जिसमें सिनेरियो बिल्डिंग के थ्रू एनवायरनमेंट को स्टडी करने की और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन किया जाता है। और इसके बाद जो अगला मॉडल हम लोग देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट मॉडल, जिसको कि बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, इट इज द एक्सटेंडेड और मोर अप्रोप्रिएटली द एनवायरमेंटल थ्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। इसको मैं चेंज कर दूं पहले। So now we'll be talking about the environmental threat opportunity profile, in short ETOP. तो ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं, अभी SWOT एनालिसिस के बारे में भी बात की थी हम लोगों ने एनवायरमेंटल एनालिसिस में, कि स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस इंटरनल जो हैं ऑर्गेनाइजेशन की और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं उनको स्टडी करके और उनको मैच करके आगे बढ़ना जरूरी होता है। अगर हम केवल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखेंगे तो काम नहीं चल पाएगा, केवल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स देखेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। अगर हम केवल ये देखेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल और ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि वो अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट करने की स्ट्रेंथ हमारे अंदर है भी या नहीं, तो फिर हम फेल हो सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम केवल अपनी स्ट्रेंथ देखेंगे कि हम ये काम अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट है कि नहीं है, अगर ये नहीं जानने की कोशिश करेंगे तो भी फेल हो सकते हैं। तो इसलिए दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और क्योंकि अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है और स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है, तो इसलिए पहला जो स्टेप होता है वो ये कि इन दोनों को अलग अलग स्टडी किया जाएगा। हम अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को अलग स्टडी करेंगे और उसकी प्रोफाइलिंग करेंगे। यहाँ पर जो एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल है, यानी कि हम ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में जो भी अपॉर्चुनिटीज अलग अलग सेक्टर में जो भी थ्रेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, उनको उनका एक प्रोफाइल बनाएंगे, उनकी एक तरह से लिस्ट बनाएंगे। और कौन सी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी अपॉर्चुनिटी उतनी अच्छी नहीं है, कौन सी थ्रेट ज़्यादा बड़ी है, कौन सी थ्रेट थोड़ी लेस थ्रेटनिंग है मे बी, ये सारी चीज़ें स्टडी की जाएंगी। और उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखेंगे और इन दोनों को फिर मैच करते हैं। तो एनवायरमेंटल थ्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल एक्चुअली बोल्टन्स मैट्रिक्स और क्वेस्ट, ये दोनों मॉडल्स भी यूज किए जाते हैं, लेकिन इतने पॉपुलर वो नहीं है जितना कि एनवायरमेंटल थ्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल है, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल भी है और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव भी है। एक एक एस्पेक्ट एनवायरनमेंट का इसमें हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो दिस model ETOP was suggested by Glueck, a management thinker, स्टडीज मैनेजमेंट थिंकर, जिन्होंने, इनका काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है स्टडीज मैनेजमेंट की फील्ड में। तो इन्होंने ये कहा सिंपली कि हम एनवायरनमेंट को, पहला तो स्टेप ये होगा कि उसको स्टडी करने के लिए एज अ होल ना करके हम उसको अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऑब्वियसली जैसे पेस्ट है या पेस्टल है, इस तरह से जो भी कोई एक सिस्टम हो सकता है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, और सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, जितने भी इस तरह के हो सकते हैं सेक्टर्स, पहला स्टेप ऑब्वियसली यही होगा कि हम इसको, पूरे एनवायरनमेंट को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर दें। एक चीज और ध्यान रखनी होगी, ये ईटॉप में ही कहीं पर हम लोग ये चीज भी ध्यान रखेंगे कि और जब हम स्टैटिक मैनेजमेंट मॉडल की बात कर रहे थे वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक होगा हमारा रेलेवेंट एनवायरनमेंट और एक होता है जनरल एनवायरनमेंट। तो जनरल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सारे एस्पेक्ट, सारे सेक्टर्स एनवायरनमेंट के आ जाएंगे।
लेकिन रेलेवेंट एनवायरनमेंट का मतलब हुआ कि ऐसा पॉसिबल है कि जितने भी सेक्टर्स एनवायरनमेंट के हैं, उसमें से हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है कुछ उतने इम्पोर्टेंट ना हो, तो वो रेलेवेंट एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं होंगे। रेलेवेंट यानी कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है या क्या इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एनवायरनमेंट में इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो सकता है। तो जब हम एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे, तो हम एक सेक्टर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का भी लेंगे और हम ये देख सकते हैं, ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डोमेस्टिक लेवल पर ही लोकल लेवल पर ही परफॉर्म कर रहा है, वहीं उतना ही एरिया वो कवर कर रहा है, तो उसके लिए इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो होगा, वो रेलेवेंट एनवायरनमेंट नहीं होगा। तो इस तरीके से अलग-अलग जो सेक्टर्स हैं, उनकी रेलेवेंस अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलग-अलग हो सकती है। तो ओवरऑल जनरल एनवायरनमेंट एक चीज़ हो गई, स्टडी उसे भी करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा फोकस हमको करना चाहिए कि हमारा रेलेवेंट एनवायरनमेंट कौन-सा है और वो कौन से सेक्टर्स हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनालाइज़, अगला स्टेप, एनालाइज़ द इम्पैक्ट ऑफ ईच सेक्टर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल, हर सेक्टर में जो भी कुछ इवेंट्स, ट्रेंड्स, डेवलपमेंट्स जो भी कुछ हो रहे हैं, उनका हमको ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या फिर ब्रॉडली हमारी इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। और इस इम्पैक्ट को नॉर्मली मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या नेगेटिव होगा या कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, तीनों तीनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये एनालाइज़ करना होगा और फिर अ, ये एक्चुअली ऐसे एनालिसिस से पहले हम एनवायरनमेंट सेक्टर को अलग-अलग सब फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है या रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हमने मान लीजिए 2, 3, 4 सब फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए। उन सब फैक्टर्स का एक्चुअली हमें देखना पड़ेगा कि मतलब सब फैक्टर्स हो गए कि इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, पॉलिटिकल एरिया में, पॉलिटिकल सेक्टर में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या होने वाली हैं और उनका इंडिविजुअली इम्पैक्ट और नेशन के ऊपर क्या होगा, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। फिर तो यही चीज़ यहाँ पे जा रही है, डिस्क्राइबिंग द इम्पैक्ट ऑफ ईच सब फैक्टर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट and then indicating the nature of this impact. Either it can be favorable or it can be unfavorable or it can be neutral. So जब ऐसा हम कर लेंगे तो ई टॉक जो ये प्रिपेयर होगा, जब नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ सोनम क्या हुआ? नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? सर नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा। हाँ हाँ, तो उससे क्या क्या विजिबिलिटी नहीं है? डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। यहाँ पे तो आप कंटिन्यूस दिखाई दे रही हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम आपकी तरफ से है, मेरी तरफ से है? अगर मेरी तरफ से हो तो मैं कुछ करने की कोशिश करूं, आपकी तरफ से हो तो फिर आप देखिए क्या कर सकती हैं। चलिए, अपना नेटवर्क मैंने चेंज कर दिया है, देखते हैं हो सकता है उससे कुछ फर्क पड़े। और बाकी पीपीटी ये रिकॉर्डिंग तो मैं शेयर कर ही दूंगा। अब आ रही है सर, अब आ रही है आवाज। आ रही? चलो अच्छी बात। तो थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं
एनवायरमेंटल थ्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल, एनवायरमेंट में जो भी थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें हम स्टडी कर रहे हैं. दिस वाज सजेस्टेड बाय ग्लोअर. It involves dividing the environment into different sectors. The environment को अलग-अलग sectors, political, economic, social, socio-cultural, technological, market, इस तरह से अलग-अलग sectors में हम divide कर देंगे और उन sectors का जो impact होगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उसको स्टडी करेंगे. कैसे? By dividing each environmental sector into sub-factors, describing the impact of each sub-factor on the organization in the form of a statement. अभी एक example देख करके भी इसको समझेंगे. And indicating the nature of the impact of this particular sub-factor, या तो वो favorable हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए या इंडस्ट्री के लिए, या unfavorable हो सकता है या neutral हो सकता है. So when we do this, then ETOP will provide a clear picture of the type of impact of environmental sectors on the organization, and next it will be helping in taking advantage of the threats and helps in taking advantage of the obviously opportunities and countering the threats. तो जब हम environment को अलग-अलग factors में divide कर लेंगे, अलग-अलग फैक्टर्स में डिवाइड करके और उनके अलग-अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर लेंगे और उसके अलग-अलग फैक्टर्स फिर आइडेंटिफाई कर लेंगे और उन फैक्टर्स का इम्पैक्ट देख लेंगे कि फेवरेबल है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या न्यूट्रल है या अनफेवरेबल है, तो हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी और हम आसानी से अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठा सकते हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और थ्रेट्स से बचने की कोशिश कर सकते हैं या उनके लिए काउंटर मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं. अब एक ये एग्जाम्पल ले लेते हैं किस तरीके से एक्चुअली ETOP बनाया जा सकता है. तो ये एक बाइसिकल कंपनी है, कोई भी बाइसिकल कंपनी हो सकती है. इसके लिए हम ETOP बनाना चाह रहे हैं और ETOP बनाने के लिए हमने इसके एनवायरनमेंट को स्टडी किया और एनवायरनमेंट को स्टडी करके अलग-अलग चीजें देखने की, पता करने की कोशिश की कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है. तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करके जो पहला पॉइंट हमको पता चला कि द ग्रोथ रेट इन द इंडस्ट्री इज 7 to 8% पर ईयर. तो बाइसिकल इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रेट है, बाइसिकल इंडस्ट्री वो 7 से 8% पर ईयर के रेट पर ग्रो कर रही है. एक फैक्टर ये मिला. अभी केवल हम फैक्टर्स देखते हैं अभी और उसके बाद फिर इसको ये समझेंगे कि ये पर्टिकुलर फैक्टर किस सेक्टर को बिलोंग करेगा और उसका इम्पैक्ट कैसा होना चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री के ऊपर. दूसरा फैक्टर जो आइडेंटिफाई किया गया, फॉर स्पोर्ट्स साइकिल्स द ग्रोथ रेट इज 30%. तो स्पोर्ट्स साइकिल का जो मार्केट है वो 30% के रेट पर ग्रो कर रहा है. यहाँ पर लिखा तो नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं कि अगर पहला पॉइंट पर ईयर का था तो ये भी पर ईयर ही होना चाहिए. लार्जली अनसैचुरेटेड डिमांड, मतलब डिमांड जो भी है, बाइसिकल्स की जो डिमांड है वो अनसैचुरेटेड है. सैचुरेशन पॉइंट अभी रीच नहीं कर पाई है, मतलब कि अभी और इंक्रीज हो रही है और उसमें और इंक्रीज होने का पोटेंशियल है. डिमांड शोइंग एन इंक्रीजिंग ट्रेंड. अगला पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ द इंडस्ट्री इज इन प्रोग्रेस. मतलब ज्यादातर कंपनीज, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में परफॉर्म कर रहे हैं, जो यहाँ पर प्लेयर्स हैं, वो टेक्नोलॉजी की अपनी अपग्रेड कर रहे हैं. इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजी आ रही है और ऑर्गेनाइजेशंस अपना टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करने में लगे हुए हैं. इंपोर्ट ऑफ मशीनरी इज सिंपल. मशीनरी जो भी कुछ चाहिए अगर बाहर से इंपोर्ट करने की आवश्यकता है तो आसानी से इंपोर्ट हो सकती है. गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस तरह की हैं कि आसानी से मशीनरी को इंपोर्ट किया जा सकता है. मोस्टली एंसिलरीज and associated companies are
companies supply parts and components. तो कुछ ना कुछ जो भी कोई किसी भी इंडस्ट्री में हम होंगे, किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस में होंगे, कोई भी फैक्ट्री होगी, कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो हमें कुछ सप्लायर्स चाहिए होंगे, कंपोनेंट्स, स्पेयर पार्ट्स वगैरह चाहिए होंगे। तो हमारी अपनी एंसिलरीज, हमारी अपनी एसोसिएटेड कंपनीज हैं जो कि हमको पार्ट्स और कंपोनेंट्स सप्लाई कर सकती हैं। देन imported raw material is easily available. तो जिस तरह से मशीनरी को इंपोर्ट करना आसान है, उसी तरह से रॉ मटेरियल भी, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल वो आसानी से हमारे पास अवेलेबल है। ग्रोइंग एफ्लुएंस अमंग अर्बन कंज्यूमर्स, अर्बन कंज्यूमर जो है, शहरी कंज्यूमर जो है, वो ज्यादा एफ्लुएंट होता जा रहा है। एफ्लुएंट का मतलब है उनके पास पैसा बढ़ रहा है, उनका जो स्टाइल ऑफ लिविंग है वो और बेहतर हो रहा है। This is the meaning of growing affluence among urban consumers. Then bicycle industry is a thrust area for exports. गवर्नमेंट की पॉलिसी इस तरह की हैं जिससे कि बाइसिकल इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है, और गवर्नमेंट ये मान करके चल रही है कि बाइसिकल इंडस्ट्री को सपोर्ट देना है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो फेवरेबल पॉलिसीज है फॉर एक्सपोर्ट। इट इज अ थ्रस्ट एरिया फॉर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट। कस्टमर प्रेफरेंस फॉर स्पोर्ट्स साइकिल्स, कस्टमर्स जो हैं वो नॉर्मल साइकिल्स को छोड़ करके स्पोर्ट्स साइकिल को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं ग्रेजुअली। इमर्जिंग थ्रेट फ्रॉम चीप इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, ये करीब करीब हर इंडस्ट्री में इस तरह की थ्रेट है ही है। तो चाइना में जो है वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी चीप हैं और उससे थ्रेट है। देन एक्सपोर्ट पोटेंशियल फॉर द इंडस्ट्री इज, तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छा है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। तो बेसिकली आई सपोज दीज आर द पॉइंट्स, इसके अलावा नहीं। हाँ, तो अब पहला काम जो हमें करना होगा कि इन जो 5 इधर और 6 इधर, करीब करीब हमने एक तरह से 11 फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए। तो मतलब क्या हुआ, ये एक्सरसाइज किस तरह से की जा रही है, एनवायरमेंटल स्टेट अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल जब बनाई जा रही है, बाइसिकल कंपनी के लिए बनाया जा रहा है। तो बाइसिकल कंपनी के लिए हमने उसके एनवायरनमेंट को स्टडी करके ये पता किया कि करीब करीब ये 11 ऐसे एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे चेंजेस हैं जो कि एनवायरनमेंट में हो रहे हैं। एक्सटेंसिव स्टडी करने के बाद ये पता चला। अब अगला काम है कि इन्हें हम कैटेगराइज करें कि कौन सा फैक्टर किस पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करता है, किस पर्टिकुलर सेक्टर, किस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल सेक्टर को बिलोंग करता है, ये कैटेगराइज करना एक काम ये। और दूसरा काम ये कि हम ये देखें, ये समझने की कोशिश करें कि जो फैक्टर्स हैं ये फेवरेबल हैं। एक एक फैक्टर को उठा करके देखना होगा, फेवरेबल है, अनफेवरेबल है या कि न्यूट्रल। तो फॉर ईच फैक्टर, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट is 7 to 8%. Is it favorable, unfavorable or neutral? For sports cycle, growth rate is 30%. Is it favorable, unfavorable or neutral? तो इस तरह से हम उसको स्टडी करेंगे। और फिर जब हमने मान लीजिए कहा कि से सपोज इन द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट देयर आर 3 डिफरेंट फैक्टर्स, और इन तीनों फैक्टर्स का अलग अलग, किसी का फेवरेबल इम्पैक्ट हो सकता है, किसी का अनफेवरेबल हो सकता है, किसी का न्यूट्रल हो सकता है। अगर तीनों फेवरेबल हैं तो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फेवरेबल हो गया। अगर 2 फेवरेबल हैं तो भी फेवरेबल मानेंगे। अगर 2 नेगेटिव हैं, अनफेवरेबल हैं, तो उसको अनफेवरेबल मान सकते हैं। अगर एक फेवरेबल है, एक अनफेवरेबल है, एक न्यूट्रल है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का जो सेक्टर है ये हमारे लिए न्यूट्रली काम करेगा। इसका ना तो हमें कुछ फायदा मिलने वाला है, लेकिन नुकसान भी कोई नहीं होने वाला है। तो बेसिकली इस तरीके से ही एनवायरमेंटल सेट अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल बनाई जाती है। और उसके बाद इससे 2 चीजें होंगी।
एक तो ये पता चलेगा कि एनवायरनमेंट में जो भी कोई चीजें हो रही हैं, उनमें से कौन सी चीजें फेवरेबल हैं तो उनका हम एडवांटेज उठा सकते हैं, उसमें कौन सी चीजें अनफेवरेबल हैं तो उन्हें हम काउंटर करने की कोशिश कर सकते हैं या उससे बचने की कोशिश कर सकते हैं, और उसके बेसिस पर हम स्ट्रेटजीज बनाएंगे। अगर जो फेवरेबल है तो उसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाएगा, इसकी स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। अगर अनफेवरेबल है तो उस को कैसे हम उससे कैसे बचेंगे और उसको कैसे काउंटर करेंगे, इसके लिए स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। अगर न्यूट्रल है तो फिर हमें ये पता है कि इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर हम अपने रिसोर्सेज कमिट ना करें और बाकी और चीज़ों के ऊपर और इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर हम अपने रिसोर्सेज डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये एक तो काम ये होता है। दूसरा, हमें पता चलता है जब ओवरऑल हमें मालूम हो जाएगा कि हर सेक्टर का इम्पैक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है, तो सारे सेक्टर्स का जो कंबाइंड इम्पैक्ट है वो भी हम पता करने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कंबाइंड एनवायरनमेंट के पूरा इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है। तो अगर कोई इंडस्ट्री, किसी इंडस्ट्री में घुसने से पहले ये ध्यान रहे, हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि एनवायरमेंटल एनालिसिस इज अ होलिस्टिक एक्सरसाइज, इट इज अ कंटिन्यूअस एक्सरसाइज, इट इज अ ऑनगोइंग एक्सरसाइज ऑल्सो। तो एक कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है वो, Yes. हाँ, वो लगातार तो करती ही रहेगी ये काम। हम अक्सर ये भी कर सकते हैं कि किसी इंडस्ट्री में घुसने से पहले भी पता कर लें, उसकी प्रोफाइलिंग कर लें कि यहाँ पे जाना फायदेमंद होगा भी कि नहीं होगा। तो बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एंटर करना चाहती है अगर कोई कंपनी, तो उसके लिए ईटॉप प्रिपेयर कर सकती है, और ईटॉप प्रिपेयर करने के बाद ये पता कर सकती है, ये समझने की कोशिश कर सकती है कि इस इंडस्ट्री में घुसना सही भी रहेगा या नहीं। अगर ज़्यादातर एनवायरनमेंट के सेक्टर्स अनफेवरेबल आ रहे हैं तो इट वुड बी बेटर टू अवॉइड एंटरिंग दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, और उस इंडस्ट्री को में हम एंटर तभी करें तो ज़्यादा अच्छा होगा जबकि ज़्यादातर चीज़ें फेवरेबल दिखाई दे रही हैं। तो किस तरीके से हमने बनाया, ऐसे हमने पहले तो कैटेगराइज कर लिया। तो मार्केट सेक्टर के अंदर हमने मार्केट की ग्रोथ के बारे में और डिमांड के बारे में जो फैक्टर्स थे उनको कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट जो है, स्पोर्ट्स साइकिल की ग्रोथ रेट जो है, और डिमांड से रिलेटेड जो फैक्टर था वो मार्केट में आ गया। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो गया तो उसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और मशीनरी से रिलेटेड जो फैक्टर्स थे वो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में आ गया। सिंपल। जो सप्लाई, स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो हमने सप्लायर एनवायरनमेंट में डाल दिया। फिर इकोनॉमिक सिचुएशन, जो कंज्यूमर्स की इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में बात किया जा रहा है, ग्रोइंग एफ्लुएंस अमंग अर्बन कंज्यूमर, तो वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ गया। गवर्नमेंट का फोकस बाइसिकल इंडस्ट्रीज के एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा है, ये जब बात की जा रही है तो ये रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में आ गए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में क्योंकि बात हो रही है। फिर कस्टमर्स की प्रेफरेंस क्या है, यानी कि कस्टमर्स के पास पैसा है या नहीं है ये तो अलग बात होगी, लेकिन वो पैसा किस चीज़ के ऊपर खर्च करना चाह रहे हैं, तो उनके अपने टेस्ट, उनका अपना ट्रेंड, उनका अपना अपनी लाइक्स डिसलाइक्स, उसके बारे में क्योंकि बात हो रही है तो ये सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। और जब हम दूसरे देशों से इंपोर्ट की बात कर रहे हैं और एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो वो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ सिंपल कि इसके अलावा भी कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकता है, इस तरह से कुछ और भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, लीगल हो सकता है, लीगल और रेगुलेटरी हालांकि रिलेटेड एक दूसरे से हो गए, लेकिन इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए जो रेलेवेंट एनवायरनमेंट है या जो टास्क एनवायरनमेंट है वो उसमें इतने ही सेक्टर्स आ रहे हैं, और इन हर सेक्टर में किसी में 2, किसी में 3, किसी में 1 पॉइंट या पर्टिकुलर फैक्टर हम लोगों को मिल गया। अब इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल फैक्टर्स का जो नेचर ऑफ इम्पैक्ट है, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल, फेवरेबल, अनफेवरेबल या नो इम्पैक्ट, वो हमको देखना है।
फेवरेबल है तो उसको हमने अपवर्ड एरो से डिनोट कर दिया तीसरे कॉलम में, अगर अनफेवरेबल है तो डाउनवर्ड एरो से डिनोट कर सकते हैं, और अगर कोई इम्पैक्ट नहीं है, न्यूट्रल है, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल एरो से डिनोट कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 7 to 8% है, 7 to 8% कैन बी सेट टू बी अ डिसेंट ग्रोथ रेट, तो इसलिए इसको हम पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं। दिस कैन बी नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, कमिंग बैक। तो एक एक